नमस्कार। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको ये समझाया था कि ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। इनको हम संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से एक पुनरावृत्ति के रूप में दोहराने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। विद्वानों का एक वर्ग इसे संयुक्त व्यंजन न कह के संयुक्त अक्षर कहता है। हालांकि मेरे विचार से संयुक्त अक्षर न कह करके यदि इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए समझने की फिर से एक बार कोशिश करते हैं। होता क्या है, मैंने पिछली कक्षा में आपको समझाया था कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो व्यंजनों के बीच में स्वर का अभाव हो जाता है, यानी स्वर नहीं रहता है, तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है कि दोनों व्यंजन एक दूसरे के पास आएंगे और इन दोनों के बीच की सीमा समाप्त हो जाएगी और दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे और इस एकत्व का नाम है संयुक्त व्यंजन। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर यानी नाश नहीं होता है। तो इसे हम संयुक्त अक्षर अगर कहें तो इसका मतलब होना चाहिए कि इसे स्वरों में भी होना चाहिए, जबकि स्वरों में ऐसी परिस्थिति नहीं होती है। इसीलिए मेरा अपना तर्क है कि इसे हम संयुक्त व्यंजन कहें। अच्छा, इसको व्यंजनों का गुच्छा भी कह दिया जाता है क्योंकि दो व्यंजन आपस में मिलते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे कमाल की बात है एक परिस्थिति, और वो कि कोई भी पहला जो व्यंजन होना चाहिए वो स्वर के बिना होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें स्वर रहेगा वो दूसरे व्यंजन से नहीं जुड़ेगा, और दूसरा जो व्यंजन होगा उसमें स्वर हो भी सकता है। ठीक है, पर ये 95% ही सही है। 5% केस मैं समझाऊंगा भी कि ऐसा भी है जब दो व्यंजन ऐसे हैं जो बिना स्वर के हैं लेकिन वो भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो परिस्थिति ये है कि पहला जो व्यंजन है वो स्वर के बिना हो और दूसरा जो व्यंजन हो वो स्वर के साथ हो, तब बनता है संयुक्त व्यंजन। जैसे अब आप देखिए, शुद्ध लिखते हो तो शुद्ध में क्या लिखते हो? तालव्य शौ, सौ में ऊ की मात्रा लग जाती है, फिर द आधा होता है, हलंत लगा होता है, यानी उसमें स्वर नहीं है लेकिन ध पूरा है इसलिए शुद्ध। अरे छोड़ो, रस्सी देख लो, रस्सी में र है, आधा सौ है, लेकिन पूरा सौ और ई की मात्रा लगी है, यानी सौ में स्वर की मात्रा है दूसरे वाले में। आज जो हम चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं, दरअसल इस चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है संयुक्त अक्षर में जिस बात को समझना वो ये कि जब र के साथ, यानी र के साथ जब दूसरे वर्ण, दूसरे व्यंजन जुड़ते हैं तो दो तीन परिस्थितियां बनती है और उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े भी यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि र के साथ जो संयुक्त अक्षर या जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं वे कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है। ये देखिए, पहली परिस्थिति है रेफ। रेफ यानी अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका जो साइज होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल लौकी होती है ना, लौकी खाने वाली, उसके जैसी होती है ना, ऐसे। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं बाद में कभी समझाऊं। लेकिन दरअसल रेफ में होता क्या है, जब र किसी भी, ध्यान देना बेटा, जब र किसी व्यंजन के पहले हो तब रेफ की स्थिति बनती है। यानी आपने अगर ध्यान दिया हो तो उच्चारण करते समय भी हम र का उच्चारण उस व्यंजन से पहले करते हैं। जैसे करता, हम क्या बोलते हैं? करता, और रेफ कहां लगता है? तो के माथे के ऊपर, यानी उसकी प्रवृत्ति उस व्यंजन के पहले होती है। तो ये तो हो गई पहली परिस्थिति।
दूसरी परिस्थिति है जब र किसी व्यंजन के बाद में लगता है। तो ये परिस्थितियां दो प्रकार की होती है। एक तो सामान्य व्यंजनों में, जैसे क ख ग घ इत्यादि, हम आपको अभी समझाएंगे इसको, आप ध्यान दीजिए, बस आप देखते जाइए। जैसे आपका जो रोल नंबर होता है, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, क्रमांक। अब क्रमांक में देखेंगे तो क्या होगा, ये रॉ जो है क के बाद जुड़ता है और क स्वर से रहित होता है। ठीक है, तब तब जो परिस्थिति बनी वो बनी हलंत युक्त क और र पूरा, तब बना क्र, क्र क्रमांक। प्रण, प र उसके बाद है। प्रजा, यहां भी हम देखेंगे र की जो प्रवृत्ति है या र का जो क्रम है वो प के बाद है। नम्र, नम्र में भी र जो है म के बाद आता है। अच्छा, ये सब कुछ आपको पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा व्याकरण की पुस्तक में। क्लास 4 की जो व्याकरण की किताब है उसमें आपको मिलेगा। तो रॉ की ये दो परिस्थिति हो गई। एक, जब वो सिरोरेखा के ऊपर यानी रेफ के रूप में होता है। दूसरा, खड़ी पाई के नीचे या सिरोरेखा के नीचे वाले स्थिति में, जब वो क्रम इस तरह रूप बनता है। एक तीसरी परिस्थिति बनती है जब र के पहले आने वाले व्यंजन स्वर से रहित यानी स्वर जब उसमें नहीं होते हैं, तब जो है क्या होता है, र इन वर्णों के नीचे लग जाता है और ये कुछ ऐसा जैसे ना हाफ त्रिभुज जैसा उल्टा होके लग जाता है। अब आप देखिए, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ड्रम। यहां भी र की जो प्रवृत्ति है वो ड के बाद है, लेकिन इसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होता है। अब ये एक सीधे ऐसे कर्व जैसा नहीं होता है, बल्कि दो कर्व लग जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, ट्रंक ढोने वाला। मेट्रो, मेट्रो में देखिए ट के बाद र लगा है और र में ओ की मात्रा है। ड्रामा। तो आप इन उदाहरणों को एक बार अच्छे से जब समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, अब एक तीसरी परिस्थिति है जो हमने अभी आपसे सबसे पहले कहा है कि संयुक्त व्यंजन में जो सबसे आवश्यक है वो है कि पहला वाला व्यंजन स्वर के बिना होना चाहिए और दूसरा स्वर के साथ होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी कहा था ना कि 95%, 5% परिस्थितियां ऐसी है। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ञ और स्र, ये चार ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के जोड़ से या मेल से बनते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जो तीसरा व्यंजन बनता है वो बाकी दोनों से भिन्न होता है ना कमाल की बात। अब देखिए, जो हम छत्री या परीक्षा में जो छ इस्तेमाल करते हैं, संयुक्त छ इसे हम बोलते हैं, इसमें देखिए कौन कौन से दो वर्ण हैं, क, वही कछुआ वाला क, और मूर्धन्य श। तो क्या बना, छ, कक्षा, रक्षक। ठीक वैसे ही त्र, त्र में क्या है, त है और र है। ध्यान देना बेटा, त स्वर के बिना है और र स्वर के साथ है, तभी बनेगा त्र। मित्र, त्रिशूल। लेकिन एक और है और इसमें बड़े बड़े गलती करते हैं, वो है ञ। इसका शुद्ध उच्चारण है ञ, लेकिन अज्ञानतावश लोग इसको ज्ञ बोल देते हैं। इसमें कौन कौन से दो वर्ण हैं, इसमें है ज, और ज कैसा है, स्वर के बिना। उसके बाद है ञ, च छ ज झ ञ, और य स्वर के साथ है, तो इन दोनों से बनता है ञ।
और इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है ज्ञान, वैज्ञानिक। लेकिन भाषा में इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में या तात्कालिक रूप से उन्हीं प्रयोगों को आगे भी अनुवर्तित करते रहते हैं। अब लोग इसे बोलते हैं ज्ञान, वैज्ञानिक। अगर आपने ध्यान दिया, अगर इसे हम ज्ञान बोलते हैं तो इसमें गौ और य होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो इसे क्या बोलना चाहिए? ज्ञान, वैज्ञानिक। थोड़ा सा आएगा, ज्यादा नहीं। तो ये जो चारों विशेष रूप से हैं, इनको हम संयुक्त अक्षर ही कहते हैं, संयुक्ताक्षर। और तीसरी प्रवृत्ति है, वो है अरे वही मिश्रण, श्रमिक, मिश्रा, श्रम। इसमें कौन कौन सा है? तालव्य श, और तालव्य श कैसा है? तालव्य श बिना स्वर के है। और दूसरा है र, तो क्या बना? श्र, श्रम, श्रमिक। तो हमने आज इस पाठ को अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन बनते हैं, और इनको हम व्यंजनों का गुच्छ भी कहते हैं। दो समान व्यंजनों का जो मेल होता है या उनका जो द्वित्व होता है, इसे हम द्वित्व व्यंजन भी कह देते हैं। तो अब आपकी बारी है कि आज आप पेज नंबर 18 और पेज नंबर आ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल 18। तो पेज नंबर 18 पे आप अपने उदाहरण को सॉल्व करिए। और हाँ, कैसा लगा ये वीडियो? और इसमें अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और चीज़ें जोड़नी चाहिए तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। टिल देन क्या करना है पता है ना? डोंट ट्रबल टू योर पेरेंट। थैंक यू सो मच।